चलो अब लिखो, कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे ना, कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण। तो अब ध्यान देने वाली बात है, पहला वर्गीकरण हमने किसके आधार पर पढ़ा था? ये परिक्षिप्तावस्था पर आवेश के आधार पर। तो आवेश हमारा दो ही प्रकार से हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश। तो एक धनात्मक कोलाइड बन गया, एक ऋणात्मक कोलाइड बन गया। दूसरा हमने पढ़ा था कोलाइडी कण की संरचना के आधार पर, बंद करो दोनों, कोलाइडी कण की संरचना के आधार पर। अब जो कोलाइडी कण हमारे पास है उसको हमने बताया कि यदि अणु ही कोलाइडी परास में हो, अर्थात जो अणु है वो कोलाइडी कण के जितना बड़ा बड़ा हो, तो उसे हमने आणविक कोलाइड कहा था ना। दूसरा प्रकार हमने देखा संगुणन कोलाइड। संगुणन में क्या था, अणु तो वास्तव में थे छोटे छोटे, लेकिन वांडर वाल्स बल या समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को एक और बल कहते हैं ससंजन बल। ससंजन बल और आसंजन बल पढ़े होंगे। समान परमाणुओं के बीच लगने, मतलब किसी समान पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। तो ये समान है ना, ये सब एक ही पीले तो मिला रहे हैं उसमें, तो इनके बीच ससंजन बल कार्य कर सकता है। तो ससंजन बल कार्य करने के कारण या कहें तो वांडर वाल्स बल कार्य कर सकता है। ये किस अवस्था में आ जाते हैं, मतलब किस प्रकृति में आ जाते हैं? कोलाइडी प्रकृति में आ जाते हैं, अर्थात कोलाइडी परास में आ जाते हैं, इसके जितने बड़े हो जाते हैं। देख रहे हो? तो हमारा ये संगुणन कोलाइड बना था। तीसरा हमने पढ़ा था बृहत आणविक या बहुलकी कोलाइड। बहुलक में हमने देखा था कि जो क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, बहुलक होते हैं, जैसे स्टार्च, स्पोंज, जिलेटिन, ये सब आज। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये प्रकार पढ़ने के बाद अब अगला प्रकार हमने पढ़ा भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस, उसमें देखे उस आधार पर तो 8 प्रकार का बन गया था, बना। अब आता है हमारा परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर या बंधुता के आधार पर। कहे बंधुता मतलब बंध बनाना या जुड़ना कहे। जैसे ये परिक्षेपण माध्यम है, और ये है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षेपण माध्यम हमारे पास होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था हम लेके आते हैं, ऊपर से मिलाते हैं। अब सोचो, यहां पर परिक्षेपण माध्यम के कण होंगे ना, होगा। अब जब तुम परिक्षिप्त प्रावस्था के कण ले आ रहे हो और अगर उनके बीच प्रतिकर्षण होने लगे, क्या होने लगे, प्रतिकर्षण, तो क्या ये परिक्षेपण माध्यम इस परिक्षिप्त अवस्था को अपने में घुलने देगा? नहीं घुलने देगा। और अगर मान लो आकर्षण हो जाए, अर्थात जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, तो जैसे ही आएगा तुरंत जोड़ लेगा और अपने में घोलेगा और क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो दो प्रकार यहां बना, एक तो आकर्षण और एक तो प्रतिकर्षण। तो दो प्रकार यहां भी हो गए। जो आकर्षण होगा उसे कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, मतलब स्नेह करने वाला। जो आकर्षण होगा वही तो स्नेह करेगा, हो गया। उसके बाद द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा, जो प्रतिकर्षण होगा वो विरोध करेगा। प्रतिकर्षण तभी होता है जब कोई एक दूसरे का विरोध करता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा किसमें, द्रव विरोधी कोलाइड में। दो नाम पड़ गए यहाँ पे, एक द्रव स्नेही जिसमें आकर्षण होगा और एक द्रव विरोधी जिसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इन्हीं दो का हमको अध्ययन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, याद रखे रहना। ठीक, तो शुरू करो। अब हेडिंग मतलब वर्गीकरण की अगली हेडिंग है परिक्षिप्त प्रावस्था की परिक्षेपण माध्यम के प्रति, परिक्षिप्त प्रावस्था की परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता के आधार पर, बंधुता मतलब जुड़ना, बंधुता के
आधार पर। हो गया जी। तो इसमें लिखो, इस आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक द्रव स्नेही कोलाइड। नहीं, नाम लिखना है। नंबर एक द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही। द्रव स्नेही कोलाइड। नंबर दो द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड। हो गया। अब पहली हेडिंग लिखो। पहली हेडिंग फटाक से लिख के खत्म मत करना, बड़ी हेडिंग होगी। द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड या पायसाभ। पायसाभ, पायस की तरह होता है ये, ठीक है। या स्वाभाविक कोलाइड। स्वाभाविक कोलाइड या उत्क्रमणीय कोलाइड। उत्क्रमणीय कोलाइड। अब इसको उत्क्रमणीय का अर्थ क्या है? दोनों तरफ से होगा ये, मतलब चाहे परिक्षिप्त प्रावस्था को पास ले जाओ, चाहे परिक्षेपण माध्यम के पास ले जाओ, लगाओ तो दोनों में होगा। आकर्षण तो दोनों में होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए उत्क्रमणीय होता है। और जबकि द्रव विरोधी में एक तो बेचारा पहले से ही विरोध करना चाहता है, तो पता चला परिक्षिप्त प्रावस्था के पास परिक्षेपण माध्यम को थोड़ा सा लेके जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। परिक्षेपण माध्यम ज्यादा रखेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कम रखेंगे, तभी कोई विधि लगाएंगे, इधर उधर का दिमाग लगाएंगे, तभी कुछ देर के लिए विलयन बनेगा। और बनेगा भी तो कुछ ही देर के लिए बनेगा, कुछ देर के बाद फिर वो अस्थायी हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखते हैं पहली हेडिंग के अंदर, ऐसे कोलाइडी विलयन, ऐसे कोलाइडी विलयन ऐसे कोलाइडी विलयन ऐसे कोलाइडी विलयन हो गया। ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया तथा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच अधिक स्नेह या लगाव होता है। अधिक स्नेह या लगाव होता है। अधिक स्नेह या लगाव होता है। हो गया।
जिसके कारण दोनों के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बन जाता है। कोलाइडी विलयन बन जाता है। दोनों के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बन जाता है। हो गया? द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। हो गया ना? अब कहने का अर्थ, अब ये जो स्नेह है ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इनके बीच का स्नेह किसी बल के कारण ही होगा। अणु या परमाणु के बीच हमेशा बल ही लगता है, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण। तो इसमें कौन सा लगेगा? आकर्षण, क्योंकि प्रतिकर्षण लगा तब तो विरोध कर देगा। अब ये आकर्षण बल के कई प्रकार हो सकते हैं। या तो आसंजन बल कार्य कर सकता है। आसंजन बल का मतलब समझते हो? दो बल होंगे, एक ससंजन एक आसंजन। तो ध्यान देना, जैसे मान लो जल में तेल घोला जाए, ठीक है, तो ये जल हो गया और ये जल के अणु हो गए, और ये तेल हो गया, ये तेल के अणु हो गए। थोड़ा अलग दिखा रहे हैं इनको। हो गया? अभी फिलहाल दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, रखे, तो होगा क्या? ये जल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, तभी तो जल के अणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, और जल का एक अणु जहां जाता है बाकी वहीं भागने लगते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। अरे सीधी सी बात है, जल द्रव क्यों होता है? किसी पदार्थ की द्रव अवस्था क्यों आती है? क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। यहाँ पे एक और कारण होता है हाइड्रोजन बंध, लेकिन उसकी चर्चा भी फिलहाल के लिए हम लोग नहीं करेंगे। हो गया? तो यहाँ पे जो आकर्षण बल लग रहा है केवल जल के अणुओं के बीच लग रहा है ना, तो जल के अणुओं के बीच ही लगा, इसलिए हम इसको ससंजन बल कहेंगे। क्या कहेंगे? ससंजन बल। अर्थात जब आकर्षण बल एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगता है तब वो कहलाता है ससंजन बल। क्या कहलाता है? ससंजन बल। दूसरा, तेल में भी देखो, यहां भी वही लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? तो तेल में भी कौन सा बल अभी कार्य कर रहा है? ससंजन बल। जल में उसका ससंजन बल कार्य कर रहा है, तेल में इसका ससंजन बल कार्य कर रहा है। हो गया? अब हमें तो बनाना था कोलाइडी विलयन, तो इनको पास ले आना होगा, मिलाना होगा। अब जल में हम तेल मिलाते हैं, तो जल में जब हमने तेल मिलाया तो कुछ इस तरह से ये हुए। पहली बात तो आसानी से जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, ठीक है। अब इस तरह से हो गए ये। अब जो जल और जल के बीच कार्य करेगा वो ससंजन, जो जल और तेल के बीच कार्य करेगा वो आसंजन, ठीक है। जो जल और जल के बीच कार्य किया ससंजन, चाहे तेल और तेल के बीच कार्य किया ससंजन, लेकिन जो जल और तेल के बीच कार्य किया वो क्या होगा? आसंजन। तो वैसा ही काम यहाँ पर है कि हम परिक्षिप्त प्रावस्था को किसके पास ले जा रहे हैं? परिक्षेपण माध्यम के पास ले जा रहे हैं ना। तो माध्यम के कण दूसरे प्रकार के होंगे, प्रावस्था के कण दूसरे प्रकार के होंगे, दोनों भिन्न भिन्न हो गए ना। और दो भिन्न भिन्न कणों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसे हम कौन सा बल कहेंगे? आसंजन बल कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है? आसंजन। ध्यान देना, अगर ससंजन प्रभावी हो गया तब द्रव स्नेही कोलाइड नहीं हो सकता है। ससंजन प्रभावी होने का मतलब अपने आपस में जुड़ने की क्षमता अधिक हो, दूसरे से न जुड़े, ठीक है। जैसे ग्रुप बना लो स्कूल में, 4 लोग तुम्हारे ग्रुप में, 4 लोग उधर के ग्रुप में, इधर वाला उधर पहुंच के धो देंगे पहले उसको, समझ गए? वही चीज यहाँ पे है।
कि अगर इनका अपने के बीच आकर्षण ज्यादा हो गया, अर्थात ये दूसरे से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तब क्या कोलाइडी विलयन बनेगा? नहीं बनेगा। जब ये दूसरे को जोड़ना ही नहीं चाहेंगे तो वो घुलेगा क्यों? घुलेगा नहीं, घुलेगा। इसलिए जब देखो तुम जल में तेल डालते हो तो तेल देखो ऊपर तैरने लगता है। पहला कारण तो होता है कि उसका घनत्व कम होता है, ठीक है, और दूसरा कारण मान लो घनत्व कम होता, तैरता, ठीक है, तो हर जगह पे उसको फैल के तैरना चाहिए था ना। लेकिन जो जल में तेल होता है देखो सिकुड़ा हुआ रहता है, एक जगह पे रहता है, हर जगह एक साथ रहता है, क्योंकि उसका संसंजन बल ज्यादा होता है और आपस में घेर के एक साथ वो रुके रहते हैं, वो जल के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब हम विभिन्न प्रकार की विधियां लगाते हैं, उसको मिला देते हैं उंगली से खूब तेजी से, तब वो मिल जाता है, मिलता है, तब जाके उसका कोलाइडी विलयन बनता है। तो वो तुम्हारा द्रव विरोधी नहीं हो गया, क्या हो गया? वो द्रव स्नेही हो गया। उस समय तुम हिला के मिला दो, बन जाएगा, लेकिन कुछ देर तक छोड़ दो, फिर वही प्रक्रिया हो जाती है, जल अलग और तेल अलग, समझ गए? तो उनका संसंजन बल ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए वो द्रव स्नेही नहीं बना सकते हैं। द्रव स्नेही बनाने के लिए कौन सा बल प्रभावी होना होगा? आसंजन। आसंजन माने तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए ना, तो कौन सा बल कहलाएगा? आसंजन बल कहलाएगा। इसकी चर्चा हमें यहाँ पे करनी हो गया। तो आकर्षण बल किसके कारण हो सकता है? आसंजन बल। दूसरा, वांडर वाल्स बल के कारण भी हो सकता है। वांडर वाल्स भी दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। वांडर वाल्स दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, इसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बंध हो सकता है। हाइड्रोजन बंध, जैसे जल है तो जल में हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है? ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है ना। तो जब जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश हो गया। तो ये आंशिक धनावेश इस पर इतना ज्यादा होता है कि अगर बाहर से कोई इसको नाइट्रोजन मिल जाए तो उसको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। या तो इसको फिर से ऑक्सीजन मिल जाए, खींच लेगा अपनी तरफ, या तो फ्लोरीन मिल जाए, खींच लेगा अपनी तरफ, या तो क्लोरीन मिल जाए, खींच लेगा अपनी तरफ। क्लोरीन से खाली बनाता है, ध्यान दे रहा ना, क्लोरीन से जुड़ने पर नहीं बनाएगा। मतलब यहाँ पे अगर क्लोरीन कर देना तब ये वाला नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यही तीन होना चाहिए, फॉन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे यही तीन होगा तभी हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब हुआ क्या? जल में अगर हम किसी को घोलना चाहते हैं और उस यौगिक में नाइट्रोजन है तो वो उससे बंध बना लेगा, खींच लेगा, उसको जुड़ जाएगा। तो इसीलिए जल में प्रोटीन आसानी से घुल के कोलाइडी विलयन बना लेता है। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। और एमिनो समूह में कौन सा समूह होता है जी? NH2 समूह होता है, मतलब नाइट्रोजन है ना, याद रखे रहना। तो इसीलिए वो आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेता है, उसको खींच लेता है, जोड़ लेता है अपने में। हो गया कि नहीं? काम हो गया। तो आकर्षण बल काम किया। तो आकर्षण बल के रूप में जरूरी नहीं कि एक ही बल काम करे, कुछ भी हो सकता है, कोई रासायनिक बंध ही हो सकता है। मान लो जो हमारे पास विलायक था उसका कोई असंतृप्त बंध रहा हो, जो विलेय आए उसका भी कोई असंतृप्त बंध रहा हो, दोनों के बीच बंध बन जाए तभी तो जुड़ जाएंगे। तो आकर्षण बल कुछ भी हो सकता है। सामान्य रूप से क्या होता है? आसंजन बल होता है, चाहे वांडर वाल्स, या क्या होता है? यच बंध होता है। यच बंध सबसे ज्यादा कार्य करता है इनमें, ठीक है, ये याद रखे रहो। तो इस प्रकार से इनका आकर्षण बल हो सकता है। द्रव स्नेही कोलाइड होगा तो स्नेह करने का मतलब आकर्षण होना, आकर्षण बल कार्य करेगा यहाँ पे। स्नेह करने का मतलब कोई दूसरी चीज मत समझ लेना कि यहाँ पे स्नेह कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है। आकर्षण बल कार्य करता है, ये हमने कहा अधिक लगाव रखते हैं। हो जाएगा? तो शुरू करो आगे। कहां तक लिखे जी? संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बन जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हो गया ना। तो ये तुम्हारा द्रव स्नेही कोलाइड की परिभाषा हो गई। नाम से ही स्पष्ट है, द्रव स्नेही कोलाइड। और कोलाइड है तो इसमें दो चीजें होंगी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से स्नेह रखती है, अर्थात लगाव रखती है,
तब हम सीधे सीधे वही लिख सकते हैं कि उस विलयन को हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उसके बाद लिख दो, इनको जैसे ही संपर्क में लाते हैं कोलाइडी विलयन बन जाता है, हमें किसी भी विधि को लगाने की या किसी भी तरीके को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये याद रखे रहना। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग लिखो या जैसे लिख लो, इसमें जैसे, जैसे गोंद जिलेटिन प्रोटीन, गोंद जिलेटिन प्रोटीन आदि का कोलाइडी विलयन गोंद जिलेटिन प्रोटीन आदि का कोलाइडी विलयन हो गया, आदि का कोलाइडी विलयन। आगे बढ़ते हैं। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट और इसमें लिख लो इंडिकेट पॉइंट। द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम हो गया। दोनों तरफ से कोलाइडी विलयन बन सकता है, परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम, दोनों तरफ से कोलाइडी विलयन बन सकता है। हो गया ना, नीचे लिखो। देखो सामान्यतया द्रव स्नेही कोलाइडों में परिक्षेपण माध्यम जल होता है। द्रव स्नेही कोलाइडों में परिक्षेपण माध्यम जल होता है। हो गया, परिक्षेपण माध्यम जल होता है। हो गया, आगे। इसलिए इन्हें जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो जल स्नेही किसको कहेंगे? जिनमें परिक्षेपण माध्यम जल होगा, जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। दूसरा लिखो द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड या अनुत्क्रमणीय कोलाइड, या सस्पेंसाइड मतलब बेचारा सस्पेंशन में रहता है, बनाए कि ना बनाए। मतलब इसको भ्रम रहता है कोलाइडी विलयन बनाना ही नहीं बनाना। हो गया, अब लिखेंगे ऐसे कोलाइडी विलयन
ऐसे कोलाइडी विलयन, ऐसे कोलाइडी विलयन ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच कम लगाव होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच कम लगाव होता है। हो गया। तथा ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, तथा ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। हो गया। तो अब इनके विरोध का कारण कुछ भी हो सकता है। सहसंजन बल सामान्यतया इनमें प्रभावी होता है। सहसंजन बल का मतलब समान परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होगा भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की अपेक्षा। ठीक है, ये याद रखे रहना। कॉमन इसमें होता है कौन सा? सहसंजन बल। या कोई आवेश भी हो सकता है, कोई आवेश भी तो हो सकता है। अर्थात मान के चलो हमारा जो परिक्षेपण माध्यम है उसमें भी कहीं से धनावेश है, और जो तुम परिक्षिप्त प्रावस्था मिला रहे हो उसमें भी क्या है? धनावेश है। तो दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्रतिकर्षण होगा तो क्या एक दूसरे में घुलेंगे? वो नहीं घुलेंगे। तो कुछ भी हो सकता है कारण। सामान्य कारण सहसंजन बल का प्रभावी होना, और दूसरा कारण विलयन का कैसा होना, मतलब जो माध्यम है उसका कैसा होना जी? आवेशित होना। अगर माध्यम आवेशित है तो पता चला उस पर धनावेश है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था लेके गए वो भी धनावेश है, तो क्या आकर्षण होगा इनके बीच? नहीं होगा। या ऐसे दो पदार्थ हों जो आपस में आसानी से क्रिया न करते हो, या ऐसे दो पदार्थ हों जो आपस में आसानी से क्रिया न करते हो, उनको गर्म करने पर या कोई ताप देने पर क्रिया होती हो या घुलते हो, वहां भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण के भी कई कारण हो सकते हैं। तो आगे लिखेंगे, जैसे लिख लो इसमें, जैसे उदाहरण लिखो। धातु हाइड्रोक्साइडों, धातु हाइड्रोक्साइडों की कोलाइडी विलयन धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन हो गया, कॉमा गोल्ड सॉल आदि। गोल्ड सॉल, धातु हाइड्रोक्साइडों का कोलाइडी विलयन चाहे गोल्ड सॉल आदि। हो गया ना? चलो आगे लिखो। अब देखो, यहां पर तो हो गया अभी द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। इनमें एक बार अंतर पढ़ते हैं, अंतर पढ़ने के बाद इनको बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब सोचो, नाम है द्रव स्नेही कोलाइड, इसको बनाने के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अभी पढ़े, परिभाषा नहीं पढ़े,
कि इनके बीच लगाव अधिक होता है, जैसे ही पास लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, विलयन बन जाता है। तो हमको कौन सा मछली मारना है? अरे पास ले आया, विलयन बन गया, खत्म काम। तो द्रव स्नेही कोलाइड बनाने की विधि नहीं पढ़नी होगी, क्योंकि तो अपने आप बन जाएंगे। ये द्रव विरोधी बनना नहीं चाहते फिर भी हम बनाते हैं, तो इन्हीं की विधि तो पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये बनना नहीं चाहते हैं तो हम कौन कौन सा तरीका लगा के इनको बना रहे हैं, यही तो पढ़ना है हमको। तो एक दो विधियां इसमें पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे चलेंगे, इनके अवक्षेपण पे चलेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ो, हेडिंग पहले लिखो अभी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर। हो गया जी? 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे गुण, दूसरे में लिखेंगे द्रव स्नेही, और तीसरे में लिखेंगे द्रव विरोधी। हो गया? गुण पतला ही रखो, बाकी दोनों बराबर रखो। हो गया जी? अब गुण में पहला नंबर लिखो। गुण में पहला नंबर प्रकृति। गुण में पहला नंबर लिखना प्रकृति, नेचर, प्रकृति। हो गया? द्रव स्नेही में लिखो सामान्यतया कार्बनिक प्रकृति। सामान्यतया कार्बनिक प्रकृति। कार्बनिक प्रकृति। हो गया? इसमें लिखो सामान्यतया अकार्बनिक प्रकृति। अकार्बनिक प्रकृति। अकार्बनिक प्रकृति। हो गया? दूसरा लिखो दूसरा निर्माण। 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 हो गया? इसमें लिखो संपर्क में लाने पर विलयन बन जाता है। अब इसमें तो यही देखा ना हमने कि जैसे ही परिचित अवस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आती है, विलयन क्या हो जाता है? बन जाता है। तो निर्माण क्या है? संपर्क में लाते ही विलयन क्या हो जाता है? बन जाता है। हो गया? इसमें लिखो विशेष विधियों के द्वारा बनाया जाता है। ये दूसरा अंतर हो गया कि द्रव स्नेही कोलाइड में संपर्क में लाते ही विलयन बन जाता है, जबकि द्रव विरोधी में विशेष विधियों से बनाया जाता है। हो गया ना? अब लिखो तीसरा नंबर अस्थायित्व। अस्थायित्व, इस पर इंपॉर्टेंट लिख देना। अस्थायित्व। हो गया? लिखो इसमें अधिक अस्थायी होते हैं। अधिक अस्थायी होते हैं। हो गया?
इसमें लिखो कम अस्थाई होते हैं, कम अस्थाई होते हैं, कम अस्थाई होते हैं तथा अस्थाई कारक की आवश्यकता होती है, तथा अस्थाई कारक, अस्थाई कारक मतलब अस्थाई करने वाला, अस्थाई कारक की आवश्यकता होती है। तो अस्थाई कारक एक पदार्थ होगा जो द्रव विरोधी कोलाइडों के अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। क्यों जी? क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी तो है नहीं, बनना तो चाहते नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा पदार्थ लाना होगा ना जो इनको एक पास रोक के रख सके, होगा कि नहीं ऐसा? तो अस्थाई कारक क्या होते हैं? अस्थाई कारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव विरोधी कोलाइडों का अस्थायित्व बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। समझ गए? आगे लिखो अगला पॉइंट, विद्युत अपघट्य मिलाने का प्रभाव, विद्युत अपघट्य मिलाने का प्रभाव, विद्युत अपघट्य मिलाने का प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी में अभी हम पढ़ेंगे हार्डी-सुल्जे का नियम। ठीक है, विद्युत अपघट्य का प्रभाव हो गया, तो लिखो इसमें। अब क्योंकि देखो जो द्रव स्नेही है वो अस्थाई है, अस्थाई। अभी हम लोग एक शब्द पढ़ेंगे अस्कंदन। क्या पढ़ेंगे जी? अस्कंदन। नाम सुने भी होंगे पहले, अस्कंदन। अस्कंदन क्या होता है? किसी विलयन में विलेय के कणों का पास पास आकर बड़ा कण बनाना और फिर नीचे बैठ जाना, क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। जैसे पानी में बालू घुला हुआ है, कुछ देर छोड़ दो अस्कंदन हो जाता है, हो जाता है। पानी में नमक मिला हुआ है, कुछ देर छोड़ दो अस्कंदन हो जाता है। नहीं होता है, ध्यान दिए रन। तो यही तो प्रॉब्लम है, यहां में यहां मिलाना शुरू कर देते नालीराम की तरह। अब देखो हुआ क्या, क्योंकि जो जल में रेत मिला था वो तो जल में घुलना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही हमने छोड़ा, जब तक तो हिलाते रहे तब तक तो उसमें कुछ देर तक घूमता रहा इधर उधर ऊपर, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा वो पास पास आए, भारी होने लगे और जाके नीचे बैठ गए एक साथ। हो गया ना? इसमें क्या होगा? इसी प्रकार से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में, द्रव विरोधी बनना तो चाहते नहीं है, किसी भी प्रकार से उनको हिला डुला के बना दिए, बेचारे को छोड़ दिए, जैसे ही रुके फिर पास पास आए, बड़ा हुए, जाके नीचे बैठ गए। ठीक है, अस्कंदन उनका आसानी से हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें द्रव स्नेही में ये अस्थाई हैं, अस्थाई रूप से बन चुके हैं, इनको बना के एक बार रख दो तो अस्कंदन नहीं होगा। अस्कंदन कराने के लिए हम लोग मिलाते हैं विद्युत अपघट्य, जो अभी हेडिंग पढ़ने वाले। क्या मिलाते हैं जी? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या करेगा? कणों के आवेश को खत्म करेगा, और जब आवेश खत्म होगा तो कण पास पास आएंगे। अब जब आवेश नहीं है, न्यूट्रल उदासीन हो गए हैं, तो पास पास आ सकते नहीं आ सकते? जब उनके ऊपर आवेश होता है तभी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जब उनका आवेश खत्म हो जाएगा वो पास पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो उनका ससंजन बल कार्य करने लगेगा ना, और ससंजन बल जैसे ही कार्य किया वो जुड़ के बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे तो भारी हो गए, तो क्या वो तैर पाएंगे, चल पाएंगे? नहीं, नीचे बैठना शुरू कर देंगे। तो विद्युत अपघट्य क्या कार्य करता है? आवेश को खत्म करने का कार्य करता है, जिसके अस्कंदन हो जाता है। अब सोचो ये अस्थाई हैं, अर्थात इनके ऊपर आवेश होता है, आवेश। अब आवेश बहुत सारा होगा ना, ऐसे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अगर इनको सबको तुम पास पास लाना चाहते हो तो इनका आवेश पहले समाप्त करना होगा, करना होगा। अब अगर विद्युत अपघट्य थोड़ा सा मिला दे तो क्या थोड़ा सा विद्युत अपघट्य सबके आवेश को समाप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए हम द्रव स्नेही में पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर अस्कंदन नहीं होता। समझ गए? और जबकि द्रव विरोधी बेचारे पहले से भागना चाहते थे, मतलब तनिको मिल गया कि भाग लिए धीरे से। अब यहाँ कहने मतलब है घर जाना चाहते हो,
तनिका हिंट दिए, चलो छुट्टी हो जाए, हाँ सही छुट्टी कर दी, जा रहे हैं, खाओ भाई निकल लो धीरे से। बस यही काम इनके साथ होता है, भागना तो चाहते हैं, पढ़ना चाहते नहीं है। जैसे हिंट मिला नहीं कि तरफ लिए धीरे से, हो गया ना। अभी कहते दावत मिलने वाले, चल बताइए कहाँ मिलने वाला है, पहुंच लिए धीरे से, हिंट मिलने की जरूरत है बस। अब ऐसे हमारे यहाँ जो यहाँ पे स्कंदन करना है हमको, किससे स्कंदन होगा, विद्युत अपघट्य मिलाने से होगा। अब इसमें लिखेंगे सूक्ष्म मात्रा मिलाने से स्कंदन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म मात्रा इनके पूरे आवेश को समाप्त नहीं कर सकती है। अगर इनके पूरे आवेश को समाप्त करना है तो विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ानी होगी। और जबकि इनका क्या है, इनको भागना पहले से चाहते हैं, मतलब स्कंदित होना पहले से चाहते हैं। कोई भी विधि लगा के हम बनाए थे, बेचारा स्थायी कारक कैसे मिला के इसको बनाए थे, विद्युत अपघट्य मिलाया, स्थायी कारक के प्रभाव को खत्म किया, तुरंत ही वो फिर से बैठ गए नीचे, स्कंदित हो गए। हो गया ना। तो इसमें लिखो अंतर में विद्युत अपघट्य वाले में, इसमें द्रव स्नेही में लिखो सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया। अधिक मात्रा मिलाने पर स्कंदन होता है। नहीं, उसी में है द्रव स्नेही में, क्योंकि सूक्ष्म मात्रा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। अधिक मात्रा में मिलाने पर स्कंदन होता है, मतलब जब विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाएंगे तब इनका संपूर्ण आवेश समाप्त होगा, और जब संपूर्ण आवेश समाप्त होगा तो ये पास पास आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जुड़ के बड़ा कण बनाएंगे, बड़ा कण बना के नीचे बैठ जाएंगे। हो जाएगा। कहां तक लिखे? अधिक मात्रा में मिलाने पर स्कंदन होता है। इसमें लिखो द्रव विरोधी में लिखेंगे सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर ही स्कंदन हो जाता है, मतलब घंटी बजी नहीं, भाग लिए। सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर ही स्कंदन हो जाता है। सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर ही स्कंदन हो जाता है। हो गया। इसमें लिखो उत्क्रमणीयता, गुण में लिखो उत्क्रमणीयता। कई हो गया, पांचवा है ये। चलो इसके बाद एक और लिख लेते हैं। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता हो गया। इसमें लिखो उत्क्रमणीय, और द्रव विरोधी में लिखो अनुत्क्रमणीय, तो पहले ही देख चुके हैं। उत्क्रमणीय और इसमें अनुत्क्रमणीय। हो गया। उसके बाद लिखो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये भी इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, इसमें लिखना कम, इसमें लिखना अधिक। टिंडल प्रभाव, टिंडल ये है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे रहना। टिंडल प्रभाव द्रव स्नेही में कम, द्रव विरोधी में अधिक। हो गया ना। अभी ऐसा हम कारण वहां पढ़ेंगे, क्यों द्रव स्नेही में कम होता है, क्यों द्रव विरोधी में अधिक होता है, और वास्तविक विलयन में होता ही नहीं है। ठीक है, आगे लिखो। आगे कर एक और लिख लो, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हो गया। लिखो इस कोलाइड का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। इस कोलाइड का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। हो गया। क्या लिखे? इसमें लिखो
इसमें इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। इन कोलाइडों का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। इसमें इन कोलाइडों में पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। बस अंतर हो गया, कम से कम इसमें 5 याद रखो तुम, ठीक है। बाकी बनाने की विधियां भी इसकी कल पढ़ेंगे अब।